कराची में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। पीपल्स पार्टी खुलकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी साजिश कर रही है, मुत्तहिदा का इल्जाम। नून लीग फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कराची पर इख्तिदार की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दाइश का साया ही नहीं, वजूद भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान से लोग दाइश में शमूलियत के लिए सिर्फ जा नहीं रहे, बल्कि दाइश के लोग पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। मुल्क में दाइश का 10 रुकनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विंग भी मौजूद है, शामिल करेंगे अहम इंकिशाफात। दाइश 2 साल में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गई, इसका आगाज कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसको फंड्स कहां से मिलते हैं, शामिल करेंगे अहम हकाइक। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर इख्तिलाफात संगीन होते जा रहे हैं। मंसूबे पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के एतराजात पर चीन की तशवीश बहुत कुछ कह रही है। और पाकिस्तान ने पठानकोट हमले की इब्तिदाई तहकीकात की रिपोर्ट भारत को दे दी। इस हफ्ते सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात होंगे या नहीं, कयास आराइयां जारी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजिब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज कराची की सियासी कशमकश से, जिसमें कोई एक सियासी जमात नहीं बल्कि शहर की तमाम सियासी जमातें शामिल हो गई हैं। कुछ अर्सा पहले शहर में हुकूमत कायम करने के लिए, मुख्तलिफ जिलों में हुकूमत कायम करने के लिए नजर आ रहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीग करीब आ रहे हैं। नून लीग की क़यादत ने इस बात का एतराफ़ किया, मकामी क़यादत ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस बात को वेलकम किया, मगर अब लग रहा है कि नून लीग और मुत्तहिदा दूर जा रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ते जा रहे हैं। और जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का इस तरह निशाना बनाता है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वजूद को ख़त्म करना चाहती है। बल्दियाती नुमाइंदों के हल्फ उठाने से पहले ही कराची में तनाज़ात ने सर उठाना शुरू कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात पर और उनके इख्तियारात पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सामने तो पहले ही खड़े थे। इस हवाले से बातें भी हो रही थी, दोनों के दरमियान लफ्ज़ी जंग भी जारी थी। तो वहीं अब दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ जिला जनूबी और गरबी में सियासी इत्तिहाद खड़ा हो रहा है। आज एमक्यूएम के कायद ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए हैं। एक बयान में मुत्तहिदा के कायद ने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि मुत्तहिदा के वजूद को ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी गैर आईनी, गैर कानूनी और ओछे हथकंडों पर उतर आई है। उनका कहना था और कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम दुश्मन जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके, ये बड़ा अहम जुमला है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद का, कि ऐसे वक्त में जब पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, मुत्तहिदा के कायद पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दुश्मन जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके साजिश शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा के खिलाफ मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एमक्यूएम के नामजद मेयर कराची और दीगर रहनुमाओं पर रोजाना नए इल्जामात और मुकदमात कायम करने और उन्हें पाबंदे सलासल करने के लिए अदलिया को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन को याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान छोरो ने इसी प्रोग्राम में एमक्यूएम के नामजद मेयर वसीम अख्तर पर इल्ज़ाम लगाया था कि जो जारी तरक्याती काम हैं, वसीम अख्तर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए केएमसी में मुख्तलिफ मुलाजमीन को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स ना हो, इनके टेंडर ना हो। वसीम अख्तर से हमने उसी प्रोग्राम में फौरी जवाब मांगा, तो वसीम अख्तर ने क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, मैं अभी ओथ भी नहीं लिया है, तो मेरा हक बनता नहीं है कि मैं किसी भी ऑफिसर को कॉल करूं और रोकूं या कुछ काम करने को कहूं। आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमदर्द, कारकुन, रहनुमा बहुत सारे लोग हैं केएमसी में, आपका इन्फ्लुएंस तो बहरहाल हो सकता है। आपने वो यूज किया क्या? नहीं, मैंने यूज नहीं किया। हाँ, मगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जल्दी जल्दी ठेके दे रहे हैं कमीशन लेके। आपने देखा कि वसीम अख्तर साहब ना सिर्फ अपनी पोजीशन वाज़े कर रहे थे, बल्कि पीपल्स पार्टी पर भी एक काउंटर इल्जाम लगा रहे थे। आज मुत्तहिदा के कायद का जो बयान है वो भी बहुत सख्त नोयत का है। मुत्तहिदा का वर्जन मालूम करेंगे कि ये नतीजे पर कैसे पहुंचे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुत्तहिदा के खिलाफ साजिश कर रही है। मौला बख्श चरनी साहब से पहले वर्जन मालूम कर लेते हैं। चरनी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नामजद मेयर हैं, उसके खिलाफ बहरहाल केसेस बन रहे हैं, इल्जाम है आप बना रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुत्तहिदा के वजूद को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहाई सख्त बयान दिए मुत्तहिदा के कायद ने।
मैं ज़्यादा नहीं बोलता एमक्यूएम के कायद के बातों पर। वो एक पार्टी के बहुत बड़े कायद हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन जहाँ तक हमारा और इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहाद का एमक्यूएम के ख़ात्मे पर इत्तेहाद है, तो उसकी हकीकत तो बच्चा बच्चा जानता है। और दूसरी बात, केसेस बनाना, केसेस तो हम पर भी बन रहे हैं। आज 2 दिन से मीर मुनव्वर का नाम आ गया है, अभी और लोगों के नाम आ रहे हैं। फिर हम पे कौन बना रहा है केस? जो आप पर बना रहे हैं। आपके इनके केस में कहीं भी सिंध हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। साहब, जिस बात को बुनियाद बनाया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद ने, वो एक बयान दिया कायम अली शाह साहब ने कल के जी पहले ऑपरेशन ठीक था, अब ऑपरेशन की सिमत गलत हो गई है। अब पहले 90 पर रेड हुआ, उसमें आपने साथ नहीं दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दोस्ती बड़ी थी जरदारी साहब की और अल्ताफ हुसैन साहब की। फिर आपके ऊपर जो कार्रवाइयां हुई डॉक्टर आसिम के बाद, मुत्तहिदा ने आपका साथ नहीं दिया, रेंजर्स के साथ जाके खड़ी हो गई उनके इख्तियारात के मामले पर। तो जब से डॉक्टर आसिम का केस हुआ है, रवैया तो बदला हुआ है। बगावत कैसे मोड में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इख्तियारात के मामले पर, रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात के मामले पर, बयानात के मामले में भरपूर किस्म का स्टैंड तो लिया है आप लोगों ने। नहीं शाहजेब, ये कहना अच्छा नहीं होगा आपकी तरफ से कि हमने आप डॉक्टर साहब के मामले पे बगावत की। ऐसा बिल्कुल नहीं। सारे पीरियड में जब हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, वज़ीर कायम शाह साहब से लेकर बार कहते रहे कि ऑपरेशन को जारी रहना चाहिए। बार बार कहते रहे कि रेंजर से हम नाराज नहीं है, रेंजर के क़याम की हामी है। हमने कहीं भी इख्तिलाफ नहीं किया। जब केस का आगाज हुआ तो इस तल्लुक़ से वो एक पार्टी के रहनुमा रहे, वफाकी वजीर रहे, फिर इधर एक इदारे के सरबराह। तो उस हैसियत से हमने कहा कि हमें पहले बताया होता। फिर सबूत के मामले में भी जिस किस्म की सूरत रही, अब क्योंकि वो केस कोर्ट में है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जरदारी साहब ने जो बात की, हम सब ने एक आइन के अंदर, और हाँ, अख्तियाराती कभी, कोई अख्तियाराती कभी की बात नहीं। जिस जमाने में ये असेंबली की रेजोल्यूशन की बात चल रही थी, तो भी रेंजर को अख्तियार था। रेंजर अपनी कार्रवाइयाँ कर रही थी, मुजरिमों को पकड़ रही थी, छापे मार रही थी, कोई उसकी, और हम कहते रहते कि उसकी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी नहीं है, वो कानून और अख्तियार के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं। हमने किसी भी मौके पर अच्छा साहब, आपने जैसा मुत्तहिदा के गिले को तो आप कह रहे हैं कि जी फिर हम पे कौन केसेस कर रहा है, मैं मुत्तहिदा के सामने रखूंगा। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के इमा पर आप उनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं। मगर साथ साथ ये बता दें, एक हफ्ते का कहा था इंसार साहब ने, आई नहीं। कायम अली शाह साहब भी गिला कर रहे थे, कोई पैगाम दिया जाएगा वफाक को इस हवाले से कि जी भेजिए चोई साहब को, क्या मामला है? देखिए, हमने अभी आज भी कहेंगे, मेरा ख्याल है वो बाज़ाब्ता कहेंगे वज़ीर से। अगर देखिए, हम वफाक का एक अहम हिस्सा है। जो वज़ीर है, मेरे मोहतरम है चौधरी साहब, मैं उनके ज़ातियात की बात नहीं कर रहा, मैं उनके साथ कोई दुश्मनी की बात नहीं कर रहा। वो वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान का हिस्सा है। तो जो वज़ीर इस मामले में गैर संजीदा है, जो हमसे बात नहीं करना चाहता, जो हमारी तौहीन करता है, जो हमें धमकियाँ देता है, उसके हवाले अगर आप अपना काम कर रहे हैं, हमारा चले, हमने उसमें भी कोई वावेला नहीं किया। अब आप उनसे पूछे तो सही कि इतने दिन गुजर गए, अगर ये गैर संजीदगी है, ये गलत फहमियां और बढ़ाने की है। नहीं चोई साहब, देखिए जो चोई साहब ने, चाणी साहब, वीडियो वाली बात की और धमकी वाला मामला किया था, वो अपनी जगह पर है, मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए था। मगर दूसरी तरफ आप लोगों ने चोई साहब के साथ कम तो नहीं किया है। मोहतरमा की बरसी 27 दिसंबर को थी, ऐसा लग रहा था वो फंक्शन मोहतरमा की बरसी कम और चोई साहब पर के खिलाफ तकरीरें करने के लिए ज्यादा, जितनी तकरीरें उनके खिलाफ की गई है, जितना आप लोगों ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में तनकीद की है, हाथ तो पूरे साफ किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर तनकीद का निशाना बनाया चोई साहब को। हम मरकज में अपोजिशन जमायत है, उस हैसियत में भी अगर हमने तनकीद की तो क्या गुनाह है? अगर हम वफाक का हिस्सा है, वफाक में शामिल एक अकाई, एक सूबा, एक कौम है, उस हैसियत में भी अगर हमने अपने हक मांगने की बात की और हुज्जत की तो क्या गुनाह किया? दिल उनको बड़ा करना चाहिए, उनको नाराज नहीं होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, हमें मनाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हम यूं कर लेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन है। हम धमकियां उन्होंने दी या हमने? और आप याद करें, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें मेरे शाहजेब, मेरे छोटे भाई, कि जब उन्होंने गुफ्तगू की उसके बाद मैंने बात की है, उसके बाद हमने बीबी की बस्ती में बात की है। हमने कोई उनके खिलाफ बगावत की बात नहीं की। वो आए, हम वेलकम करेंगे, हम उनके मुंतजर हैं, वो आ जाए, संजीदगी का मुजाहरा करें, हमारी बातें सुने, जो बातें वज़ीर आज़म की हल करने की तो वो भी करें। लेकिन ये रवैया जारी रहा तो हम उनसे मायूस हो जाएंगे,
वज़ीर साहब को अपील करेंगे, जनाब मुदाखलत करें, हमारी शिकायत दूर करें। जो भी बातें हैं, हर चीज, हर मसला वफाक में बातों से ही हल किया जाता है। वफाक के हिस्से, किसी भी हिस्से को जूतों से नहीं मनवाया जाता, कानून से नहीं मनवाया जाएगा। चांडी साहब बहुत शुक्रिया। चांडी साहब को जो मुत्तहिदा के हवाले से जवाब है उस पर हम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ मालूम करेंगे, लेकिन मुत्तहिदा के लिए एक और मसला नजर आ रहा है। एक तरफ लग रहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जहां मेयर अपना बनाएगी, वहां कराची के अक्सरियत जिलों में, जिसमें साउथ भी शामिल है, बलीर भी, वहां पर अपनी हुकूमत बनाती नजर आए। नून लीग से उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मगर अब मामला कुछ और नजर आ रहा है, क्योंकि जो नून लीग है अक्सरियती जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जाती नजर नहीं आती, जो माजी में जाती नजर आ रही थी, माजी करीब में जाती नजर आ रही थी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 208 में से 136 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मुत्तहिदा शहर के लिए मेयर और नायब मेयर बनाने की वाज़े पोजीशन में है। जिला वस्ती में मुत्तहिदा ने क्लीन स्वीप किया। जिला शर्की, गरबी और कुरंगी में भी मुत्तहिदा को अक्सरियत मिली। गरबी या वेस्ट में मुत्तहिदा 46 में से 22, जनूबी या साउथ में मुत्तहिदा के पास 31 में से 12 नशिस्तें हैं। यहाँ इब्तिदा में नून लीग और मुत्तहिदा के मामला तय पा गए थे, जो अब नहीं लगता। अब लगता है कि नून लीग दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी, मुत्तहिदा के साथ नहीं जाएगी। निहाल हाशमी साहब मुत्तहिदा नून लीग से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुत्तहिदा का वर्जन हम उसके बाद मालूम करेंगे। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, मैं शो में ज्वाइन करने के। मामला कुछ और लग रहा था, ऐसा लग रहा था आप और मुत्तहिदा साथ जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी दूर हो रही है, आप भी अचानक इस अहम मामले से दूर हो रहे हैं, क्यों फैसला बदला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब। बात हमने फैसला नहीं बदला है, ना हमने कोई फैसला सियासत में हतमी नहीं होता। आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हैं, हमें अपनी पार्टी को पहले देखना है, पार्टी के मफाद को देखना है, पार्टी के लोगों की ख्वाहिशात की तर्जुमानी होती है। आपके पार्टी के ही लोग ने, सुल्तान बहादुर साहब, उन्हीं की तरफ से यह कहा गया था कि एमक्यूएम के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। उसके बाद एमक्यूएम ने उसको वेलकम किया, बात सारी आगे बढ़ रही थी, यहां तक कहा गया कि रिटन अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब ऐसा क्या हुआ है कि आप बदल गए? नहीं, हमने इजाजत दी थी मामला तय करना, समझने की, देखने की। हतमी फैसला तो यकीनन जो सूबाई क़यादत है, इस्माइल राव साहब, मैं, शाह मोहम्मद शाह साहब, हम फाइनल करेंगे। वो हमें प्रपोजल ज़रूर देते रहे, पर कई जगहों पे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आगे निकल जाते हैं। कई जगहों पे दोस्तियां, थोड़े बहुत ऐसे मामला होते हैं, मगर आप देखें हर सियासी पार्टी अपनी पार्टी के मुफाद को देख के आगे चलती है। हमें देखना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह जरूर देखना है कि आइंदा 4 सालों में हम सिर्फ एजिटेशन करते रहें या आवाम को कुछ डिलीवर भी करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े खुले दिल के साथ कराची के लोगों के साथ आगे बढ़े हैं। आप अगर कराची के अवाम को डिलीवर करना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी पर तो आपकी हुकूमत खुद तनकीद रही है, करती रही है वफाक से, कि भाई आपको तो हम बजट भी दे दें तो आप कोई काम नहीं करते, जब आपने उतना ही बजट साथ लगाना होता है। K4 का प्रोजेक्ट इसकी वाज़ेह मिसाल है। डिलीवर करना चाहते हैं तो मुत्तहिदा से दूर और पीपल्स पार्टी के साथ कैसे जा रहे हैं? कराची के अवाम के लिए डिलीवर करना है कुछ? नहीं, हम तो बाकायदा इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे बल्दिया उज़्मा कराची में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिजल्ट क्या हो। और हम देखिए हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। जब भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और PMLN को मौका मिला है तो हम कराची में वो जीना ब्रिज हो या जीना टर्मिनल हो या येलो कैब स्कीम हो या लैपटॉप हो या K4 हो या जो भी स्कीम्स है, सबसे ज्यादा कराची के साथ अगर हमने जो ग्राउंड रियलिटी के साथ, मुझे नहीं पता लैपटॉप स्कीम के पता नहीं कितने लैपटॉप कराची के अवाम के हिस्से में आए। और मेरा ख्याल है नून लीग में आप वाहिद रहनुमा हैं। मियां साहब तो खुद भी वो शेर है ना कि छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, याद माजी अजाब है यार। अब येलो टैक्सी को तो मियां साहब खुद भी नहीं याद करना चाहते। आपको पता नहीं आज कैसे याद आ गई, वो इतनी फ्लॉप स्कीम थी। शाहजेब भाई रेस्ट अश्योर, मैं ये पर्सनली जानता हूं कि लैपटॉप कहीं गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं उसमें कराची यूनिवर्सिटी के और जो भी पब्लिक सेक्टर था वहां पे गया हूं, मैं तकसीम करने वालों में था, तो मुझे मालूम है कि जो नाम HSC ने रिकमेंड किया था, जो नाम कराची यूनिवर्सिटी के लोगों ने रिकमेंड किया था, उसके अलावा हम सिर्फ हाथ उस वक्त तक हमारे पास होता जब फोटो खींच रहा होता, अदरवाइज सिस्टम से एक सिस्टम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज मतलब कह रहे हैं कि वो जो क़यादत था उनकी जाती पसंद नापसंद हो सकती है मुत्तहिदा के साथ मामला आगे बढ़ाने की। इस वक्त हमारे साथ नदीम नुसरत साहब मौजूद हैं। डॉक्टर नदीम नुसरत साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आपको के वजूद को खत्म करने की साजिश चांडी साहब को भी नहीं समझ में आई। और फ्रैंकली इस वक्त तो जो मामला इस्टेब्लिशमेंट के और जरदारी साहब की स्पीच के बाद वो तो उसके 6 महीने बाद गए, मुल्क भी नहीं वापस आ पाए। रेंजर्स के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी कैसे साजिश करेगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आपके वजूद को खत्म करने की? इस्टेब्लिशमेंट की जो है इंटरप्रिटेशन वो काफी तवील है। इसमें एक चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि जब से इलेक्शन हुए, हैदराबाद के इलेक्शन हुए तकरीबन 2 माह हो रहे हैं, इससे पहले
और इलाकों के इलेक्शन उससे भी पहले हुए। कराची के इलेक्शन 5 दिसंबर को हुए और आज जो है 11 दिसंबर है। अभी तक जो है रिजर्व सीट के इलेक्शन नहीं हुए हैं, नोटिफिकेशन नहीं हुए हैं, और ना सिर्फ ये कि मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, मखसूस नशिस्तों को डिले किया जा रहा है, बल्कि जैसा कि वसीम अख्तर साहब ने आपको बताया था कि एक ट्रांजिशन पीरियड आ जाता है, जब नई क़यादत आ जाती है तो अहम फैसले नहीं किए जाते। लेकिन इस दौरान एक तरफ तो ये हो रहा है कि बल्दिया के अहम ठेके दिए जा रहे हैं, पार्कों को नीलाम किया जा रहा है, लाइबिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं, बल्दिया की खजाने को खाली किया जा रहा है, और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब यहाँ तक आपका एतराज दुरुस्त ना, ये तो एतराज आपका चलता आया है, मगर पीपल्स पार्टी आपका वजूद खत्म करे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले, ये कुछ ज्यादा बात कर गए अल्ताफ हुसैन साहब, ग्राउंड रियलिटी से हटके बात कर गए, कुछ समझ में नहीं आती इसकी कि ये कैसे करेगी पीपल्स पार्टी। शायद जिस तरह मुकदमात बनाए जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इंसानियों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और ये मीडिया उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है इस बात को कि देखिए 2-3 और अहम चीजें हो रही हैं कि सादा लिबास में जो पुलिस के एहलकार हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता चंद रोज में उन्होंने MKM के कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला तेज कर दिया है। पुलिस एक्टिवली MKM के कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है, और इसके साथ साथ उनसे बड़ी तादाद में पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो केसेस जो डेड हो गए थे उन केसेस को रिवाइव किया जा रहा है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी इस बात का रोना रो रही है कि उनके खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं, दूसरी तरफ वो यही अमल उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर बाकायदा पुलिस को इस्तेमाल करके बल्दियाती नुमाइंदों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो MKM को सपोर्ट ना करें, कि जबकि MKM डिस्ट्रिक्ट साउथ और वेस्ट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। मगर डॉक्टर साहब ये तो पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग को क्या हुआ? सुनने में आपकी बाकायदा स्टैंडिंग होगी। नून लीग के मुकामी रहनुमाओं ने कहा था, वेलकम किया गया था आप लोगों की तरफ से, तो नून लीग भी आपसे दूर हो गई। निहाल हाशमी साहब जो कह रहे हैं वो भी आपके साथ जाने को तैयार नहीं है 2 जिलों में। ये पता नहीं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट का रीजन क्या है, उनका जो हार्ट क्यों चेंज हुआ इन वक्त पर। उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया, और हम समझते हैं, हमें अभी भी पूरी उम्मीद है कि वो अपने वादे पर कायम रहेंगे। ये मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि उन्होंने फैसला नहीं किया, फैसला उनकी जानिब से हो चुका था। इसाक डार साहब से मुतादिद मरतबा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की बात हुई, और इस बात में हमारा इत्तेफाक हो गया था कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट साउथ में चूंकि MKM की मेजॉरिटी है, MKM का चेयरमैन आएगा और नून लीग का वाइस चेयरमैन आएगा। और शायद इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में MKM लार्जेस्ट पार्टी है, MKM के पास सिर्फ 3 नशिस्तों की कमी थी और नून लीग के पास सिर्फ 3 या 4 नशिस्तें हैं। हमने उन 3-4 नशिस्तों पर भी उनको वाइस चेयरमैनशिप दी, लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि वहाँ गैंग वॉर को भी यूज किया जा रहा है, पुलिस को भी यूज किया जा रहा है, जिसको कहते हैं ना खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं, लोगों की वफादारियां खरीदने की कोशिश की जा रही है। तमाम तो गैर जमहूरी इक़दाम हो रहे हैं, और इन्हीं बातों को बुनियाद बना के इंसानियत को जिस तरह यूज किया जा रहा है माफ कीजिएगा, उसीलिए अल्ताफ भाई ने अपने बयान में ये बात कही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर, हमें नदीम नसरत दे रहे थे और मौक़िफ़ दे रहे थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। वो कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि नून लीग अपने उस मौक़िफ़ पर कायम रहेगी जो एग्रीमेंट हुआ है। और इसाक डार साहब की और फारूक सत्तार साहब की बात हुई है, यानी कि जो मुकामी लोग हैं जिनका निहाल हाशमी साहब इशारा दे रहे थे, उससे बात आगे बढ़कर है और टॉप लीडरशिप के दरमियान भी बात हुई है। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करेंगे। अब तक आपको ये बताया गया कि ISS का वैसे वजूद नहीं है, लोग अपनी मर्जी से शामिल होने के लिए पाकिस्तान से चले जाते हैं, मगर हम आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग गए हैं, ऐसा भी है कि लोग आए हैं। क्या मामला है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम आपको अपने प्रोग्राम में उन लोगों के बारे में बताते रहे हैं जो पाकिस्तान से दाइश में शमूलियत के लिए शाम गए, और ऐसे वाक़यात हम आपको सिंध से, पंजाब से बहुत ज़्यादा बताते रहे। ऐसे वक्त में भी जब वज़ारत दाखिला इनकारी थी, वज़ीर दाखिला इनकारी थे, इस हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आप तक शेयर की गई। और अब इस बात का इंकशाफ हुआ है कि दाइश में भर्ती के लिए 7 लोग पाकिस्तान आए और अब उनका कुछ पता नहीं, यानी कि यहाँ आए लोगों को भर्ती कराने के लिए आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से लोग जा रहे थे, यहाँ से लोगों को ले जाने के लिए भी पाकिस्तान लोग आए। इन 7 लोगों में 5 शामी बाशिंदे, 1 शामी निजात कैनेडियन और 1 भारतीय शहरी शामिल हैं। जहाँ ज़राए इन 7 लोगों की पाकिस्तान आमद का बता रहे हैं, वहाँ अब पंजाब CTD की दस्तावेज सामने आई है जिसमें दाइश का पाकिस्तान में वजूद खुलकर सामने आ रहा है। दाइश जिसके साए से इनकार किया जा रहा था, अब उसके वजूद के बारे में कोई शक नहीं रह गया, उसके वजूद सामने आ रहा है और इस वजूद का इंकिशाफ पंजाब CTD की दस्तावेज में हो रहा है। पंजाब का इंसदादी दहशतगर्दी का इदारा CTD इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान में दाइश मौजूद है
और इस हवाले से दाइश ने इब्तिदा में पाकिस्तान में 10 रुकनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग विंग भी तश्कील दिया है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विंग तश्कील दिया है, जिसे अब 10 से बढ़ाकर उसकी तादाद 17 अरकान पर मुश्तमिल कर दी गई है। दाइश ने जुबैरुल कुवैती को पाकिस्तान का अमीर मुकर्रर किया है, जिसने फजलुल्लाह और खालिद खुरासानी से अफगानिस्तान में मुलाकात भी की है। हुकूमत जो कहती रही है कि पाकिस्तान में दाइश का साया भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मगर अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं, इनसे दाइश का पाकिस्तान में वजूद सामने आ रहा है। दाइश से मुंसलिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विंग, ये 17 लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद हैं और ये दस्तावेज जो आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, उसमें बताया गया है, वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि दाइश किस तरह पाकिस्तान में काम कर रही है, किस तरह दाइश पाकिस्तान में मुतहर्रिक हो रही है और अपने असर वसूख में इजाफा कर रही है। दाइश ने पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कलदम लश्कर जंगवी और अहले सुन्नत वल जमात से भी राब्ते किए हैं। जहां दाइश पाकिस्तान में कलदम जमातों से इत्तिहाद कर रही है, वह दाइश का दावा है कि उसने हंगू और कुर्रम एजेंसी से 10 से 12 हजार के करीब कारकुनान को इकट्ठा कर लिया है। यह बहुत तशवीशनाक बात है कि 10 से 12 हजार लोग इन्होंने जमा कर लिए हों। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल वो होगी जिसमें तालिबान के या दहशतगर्दों के वो गिरोह, तालिबान दहशतगर्दों के जो अपनी क़यादत से नाराज हो या उनकी ना बन रही हो, वो किसी और झंडे के ज़ेरे साया, और वो झंडा दाइश का भी हो सकता है, उस के साए में इकट्ठे हो जाएं। तालिबान के कई रहनुमा भी दाइश में शामिल हो चुके हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाजोड़ के अमीर मौलवी अबू बकर और नाइब कारी जाहिद साथियों समेत दाइश में शामिल हो चुके हैं। इंतहाई अहम इंकिशाफ है जो पहली बार सामने आया है और ये एतराफ़ सरकारी दस्तावेज़ात में किया जा रहा है। इसकी तफसील क्या है और ये मामला क्या है, इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी जाहिद गिशकोरी से। गिशकोरी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लोगों का पाकिस्तान में आना, दाइश की सरगर्मियों में मुलव्विस होना, लोगों को यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर एक स्ट्रेटेजिक विंग बन जाना, क्या इंटेलिजेंस इतलात क्या है, क्या तफसीलात है इस मामले पर? शाहजेब, ये 7 लोग पिछले साल जून में अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुए और यहाँ पर पहले से ये हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा लोग दाइश के लिए जो फॉरेनर्स ही हैं और काम कर रहे थे, उनको ज्वाइन किया। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया था वो शकौरी मुस्तफ़ा, जो कि एक शामी हैं, उसकी बीवी फरीदा शकौरी को ये दिया गया था कि वो लश्कर जंगवी के जो लोग हैं उसको राग़िब करें दाइश को ज्वाइन करने के लिए। और ये इंटेलिजेंस राय हमें बताते हैं कि उन्होंने लश्कर जंगवी के जो सीनियर लीडरशिप थी पाकिस्तान में, उनके काफ़ी रहनुमाओं से बात कराई थी और 30 से ज़्यादा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की गई थी कि वो अब तैयार हो चुके थे दाइश को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद सबसे अहम और कैरेक्टर जो इसमें शामिल है वो हमें बताया जाता है सईदुल इस्लाम, एक इंडिया का शहरी है और जिहाद काउंसिल में उसका अहम रोल रहा था कश्मीर में। फिर वो अफ़गानिस्तान चला गया, उसके रास्ते फिर पाकिस्तान में आया। अब इसके पास दाइश के फाइनेंस के जो मैटर्स हैं उसको वो ये देख रहा है और इसके ज़िम्मा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी गई है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर जंगवी के जो नाराज़ लोग हैं उसको दाइश के लिए राग़िब करे। और ये वो कम्युनिकेशंस करवा रहे हैं डायरेक्टली जहाँ से। मुझे किसको एक बात बताइए, राग़िब कैसे करते हैं ये अगर एक तरफ एक कलदम तंजीम में लोग हैं तो एक कलदम तंजीम से दूसरी कलदम तंजीम के पर राग़िब कैसे करते हैं? ऑफर क्या करते हैं? कोई नजरियाती ऑफर करते हैं, कोई मॉनिटरी ऑफर करते हैं, किस तरह राग़िब करते हैं? देखिए शाहजेब, जो सईदुल इस्लाम है इसके फाइनेंस में मैटर को डील कर रहा है। जो लोग नाराज़ हैं लश्कर जंगवी से, लश्कर तैयबा से या जैश ए मोहम्मद से, वो इनकी तरफ आना चाहते हैं और ये बताया जा रहा है कि 30 से 50 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ इन लोगों को देते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो दाइश को ज्वाइन करें। ये नेटवर्किंग करके फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते इनको जिहाद के लिए कन्विंस किया जाता है, सीरिया में जाकर लड़ने के लिए। मगर इस पर फिर वजारत दाखिला, हमारा फॉरेन ऑफिस इस हवाले से क्या कह रहा है? आपकी अगर बात हुई है, कोई खामोशी है क्या है इस बुक के हवाले से, इस रिपोर्ट के हवाले से? शाहजेब देखिए, ये सीक्रेट बुक है, पहली दफ़ा दाइश में इसको शामिल किया गया है और वज़ारत दाखिला को 1 हफ्ता हो गया। हमने बार बार क्वेश्चन दिए हैं, जियो न्यूज़ ने, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फॉरेन ऑफिस अपना पुराना स्टांस बता रहा है कि दाइश के फुटप्रिंट्स पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन नेक्टा के लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पर एक बाकायदा विंग बनाया जा रहा है जो दाइश को ही डील करेगा और इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगा। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी, हमें बता रहे थे इस अहम डॉक्यूमेंट के हवाले से, इस बुक के हवाले से। ये जो दस्तावेज़ है जो बहुत कुछ बताती है, सिर्फ
यहाँ से इनखला नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर लोगों को मजीद रागिब करने के लिए और कलदम तंजीमों को रागिब करने के लिए, जो लोग पहले किसी कलदम तंजीम का हिस्सा हैं उन्हें दाइश की तरफ रागिब करने के लिए लोग आ रहे हैं। फाइनेंशियल ऑफर करना, इसके अलावा नजरियाती तौर पर कन्विंस करने का मामला हो रहा है और बहुत खतरनाक मामला है। वजारत दाखिला को, अरबाब इख्तियार को इसका नोटिस लेना चाहिए। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद जिक्र होगा पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का। इस हवाले से अब तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चाइना की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने इख्तिलाफात दूर करें। ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान में इस अहम इन्वेस्टमेंट का, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट का मुस्तकबिल कहीं कालाबाग डैम जैसा ना हो जाए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब बात एक अहम कौमी मसले की जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। एक ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, लेकिन यह अहम मंसूबा मुसलसल एतराज़ात और इख्तिलाफात की जद में है। 46 अरब डॉलर की चीनी सरमायाकारी से शुरू होने वाला पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा और इस पर एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की बात सियासी जमातें, सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और इस मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, हद से ज़्यादा कर रही है। पहले परवेज़ खटक साहब इतने अग्रेसिव नहीं नजर आते थे मुख्तलिफ बातों में, मगर अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं और यहाँ तक कर रहे हैं कि चाइनीज़ हुकूमत परेशान हुई और चाइनीज़ हुकूमत की तरफ से वर्जन सामने आया है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम मंसूबे पर खदशात इस हद तक बढ़ गए हैं कि कहीं ये मंसूबा कालाबाग डैम ना बन जाए। मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी पर दोस्त मुल्क चीन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। सिफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर तमाम हलकों के दरमियान इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए खत्म करके साजगार माहौल पैदा किया जाए। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की जमातें आपस में राबते और ताल्लुकात मजबूत करते हुए चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करेंगी ताकि मंसूबे की तकमील के लिए हालात मौजू हो सकें। अब ये पहली दफ़ा है कि चाइना की तरफ से इस किस्म के कंसर्न का इज़हार किया गया है। ये जो उम्मीद है, इस प्रेस रिलीज में जो उम्मीद है कि सारी जमातें अपने मसाइल हल करेंगी, उसमें जो कंसर्न है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों को समझने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो हमारे प्रोग्राम में भी उठाए जाते रहते हैं, जिसकी ट्रांसपेरेंसी पे मसाइल हैं, उसके हवाले से हम वज़रा को बुलाते रहते हैं और बात करते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में हो रही है, उस हवाले से अगर चीन के कंसर्न सामने आए हैं तो तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि इसे कालाबाग डैम ना बनने दिया जाए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान के रोड सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर फ्रॉम द फ्रंट लीड किसी एक सूबे की तरफ से किया गया है या दूसरे सूबों के एतराज़ात हैं तो जिम्मेदारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की भी है कि वो सारे के सारे एतराज़ात दूर करें, और दूसरी सियासी जमातों की भी है कि इसे कालाबाग डैम की तरह ज़्यादा मुतनाज़ा ना बना दें। अहम बात यह भी है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर गुज़िश्ता साल 28 मई को वफाकी हुकूमत ने मुल्क की तमाम सियासी पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लिया और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी जमातों ने मंसूबे पर इत्तफाक़ राय का इजहार भी किया। अब बात करते हैं कि मुल्की सियासी जमातों, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के एतराज़ात की। चीनी सिफारत खाने के बयान के अगले ही दिन इतवार को इस्लामाबाद में BNP मैंगल ग्रुप की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सियासी जमातों ने इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की है कि इस मंसूबे के वो खिलाफ नहीं, लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वादे पूरे करने और छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का मुतालबा भी किया है। APC में भी और इसके अलावा भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक का सख्त मौक़िफ़ सामने है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में हुए फैसलों से मुकर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने वादे के मुताबिक पहले राहदारी के मगरिबी रूट का काम शुरू नहीं कर रहे, यानी वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि मगरिबी रूट को पहले मुकम्मल किया जाएगा। इन रूट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर यकसा हो, मगरिबी रूट पर ना तवानाई के प्लांट होंगे, ना कोई सनती पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो फिर ये कैसे चलेगा? ये परवेज़ खटक साहब का एतराज़ है। वफाकी हुकूमत पूरे मंसूबे की तफसीलात से उन्हें ला इल्म रखे हुए है, ये भी परवेज़ खटक साहब ने कहा। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मुझे कभी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, कभी नहीं मेरे से पूछा कि भाई आपकी भी कोई ज़रूरत है, आप भी इस मुल्क का हिस्सा है, आप भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि 40 अरब डॉलर्स के एक स्कीम जो तकसीम हो चुका है, आप यहाँ बैठे हैं, वो सब तकसीम हो चुका है,
उसमें मगरिबी रूट का कोई हिस्सा नहीं। सब ने फैसला किया, वज़ीर आज़म साहब ने कमिटमेंट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि सबसे पहले वेस्टर्न रूट पे काम शुरू होगा और सबसे पहले वेस्टर्न रूट ख़त्म होगा, उसके बाद बाकी काम होंगे। एक एतराज़ परवेज़ खटक साहब का है मियां नवाज शरीफ साहब के वादे के हवाले से। दूसरा एतराज़ ये है कि हमें एतमाद में लिए बगैर आगे बढ़ा जा रहा है। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ। आज एहसन इकबाल साहब से कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब ने जब ये सवाल उनके सामने रखा तो क्या जवाब दे रहे थे, जरा सुनिए। कराची में JCC का इजलास होता है जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का आला सतही इजलास है 12 नवंबर 2015 को। मैं ज़ाती तौर पे तमाम वज़राए आला को ख़त लिखता हूँ कि ये JCC का इजलास हो रहा है और हम आपके सूबे को दावत देते हैं कि उसमें शरीक हों ताकि सूबों की इनपुट हो और आप अपने सूबे के वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को उसके लिए भेजिए, नामजद कीजिए कि उसमें शरीक हों। खैबर पख्तूनख्वा अपने मिनिस्टर लेवल रिप्रेजेंटेशन की बजाय अपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भेजता है। अगर वज़ीर आला साहब को दावत दी गई और उन्होंने खुद से, उनकी हुकूमत ने अपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को नामजद किया जो वहाँ शरीक भी हुए और उन्होंने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ भी पेश किया, अब फिर वज़ीर आला ये कहें कि आज तक मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इकबाल साहब कह रहे थे दावत दी गई थी। एक और अहम मामला है कि जब गुज़िश्ता साल अगस्त और सितंबर में मुल्क की सियासी क़यादत 2014 मुल्क की सियासी क़यादत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर काम कर रही थी, उस अहम मंसूबे पर मुशावरत जारी थी। उस वक्त परवेज़ खटक साहब ना सिर्फ अपना सूबा छोड़कर कंटेनर पर एहतजाजी सियासत कर रहे थे बल्कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी सख्त बयानात दे रहे थे। वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से निकालने की बात कर रहे थे। खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी चीनी सरमायाकारी को मानने को तैयार नहीं थे। चीनी सदर के पाकिस्तान आने की खबर को सही मानने को तैयार नहीं। चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था मेरी दावत पे, लेकिन तहरीक इंसाफ के डरने की वजह से वो नहीं होया। और झूठो और झूठ बोलने वालों, और चीन का प्रेसिडेंट तो आ ही नहीं रहा था। ये चीन का जो प्रेसिडेंट आ रहा था 35 अरब रुपए के कर्जे लेने लगे थे। ये किधर 35 अरब डॉलर, ये किधर जाना था? ये इनके इसमें से ज्यादातर पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में जाना था। सवाल पैदा होता है इमरान खान साहब के लिए कि वो जब इस 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट को मानने को तैयार नहीं थे, जब इसकी बात हो रही थी। आज परवेज़ खटक इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है और हमारे सूबे को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। तो जो धरने हैं, क्या उसके समरात खैबर पख्तूनख्वा को भुगतने पड़ रहे हैं? धरने में जो खान साहब का मुसलसल एक प्रोटेस्ट था, क्या उसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है? कुछ सवालात पैदा होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के लिए। पहला सवाल है कि वफाकी हुकूमत के बार बार बुलाने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक वफाकी हुकूमत के साथ चीन क्यों नहीं गए? क्योंकि वफाक का ये कहना है कि 2 दफ़ा उसी दौरान ऐसा हुआ कि परवेज़ खटक साहब को लिखा गया और फ़ोन करके पूछा गया कि उनके ऑफिस को कि जी आप हमारे साथ चलना चाहते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं, और उनकी तरफ से इनकार किया गया। दूसरा सवाल, जब ये मंसूबा आगे बढ़ रहा था तो उस वक्त आप चीनी सरमायाकारी को मानने को तैयार नहीं थे। अब एतराज़ किया जा रहा है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ये बात को तस्लीम करेगी कि धरनों के दौरान इस पूरे मंसूबे को इग्नोर किया गया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से? और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फौरन क्यों नहीं मुतालबा करते परवेज़ खटक साहब कि उसका इजलास बुलाया जाए CCI का? क्योंकि आर्टिकल 154 के तहत कोई भी सूबा इमरजेंसी बुनियादों पर फौरी तौर पर यह कर सकता है वफाकी हुकूमत से कि ये इजलास बुलाया जाए। तो ये मुतालबा फौरी तौर पर क्यों नहीं परवेज़ खटक साहब करते हैं कि मियाँ साहब की हुकूमत ये बुलाए? और कुछ सवाल हैं जो वफाकी हुकूमत के लिए भी पैदा होते हैं, उन तमाम जवाबात के बावजूद जो मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस में और टॉक शोज़ में जाके हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं। पहला सवाल कि अगर मगरबी रूट फीजिबल नहीं है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो वादा सियासी क़यादत से क्यों किया गया? अगर मशरिकी रूट ही बनाना फीजिबल है और बतौर इन्वेस्टर, बतौर सरमायाकार चाइना चाहता है कि वो सेफ रूट पर सरमायाकारी करे, तो फिर क्यों किसी किस्म की गलत बयानी या गलत यकीन दहानी पाकिस्तान की सियासी क़यादत को कराई गई, जिसकी वजह से सियासी क़यादत की तरफ से परवेज़ खटक साहब की तरफ से अब एतराज़ात किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर सूबों को एतराज़ात हैं, उनके खदशात बढ़ रहे हैं, तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद भी इख्तियारी हैं,
खुद इख्तियार रखते हैं इस बात का कि किसी भी किस्म के एतराज़ात मुख्तलिफ सूबों के इस काउंसिल के इजलास में बुलाकर दूर करें। मियाँ साहब ने खुद भी मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया, अगर उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है और वो बहुत अरसे से नहीं बुला रहे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब बार बार एतराज़ात कर रहे हैं मगर मियाँ साहब ये इजलास नहीं बुला रहे। अगर वफाक बिल्कुल क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है इस मामले में, तो उन्हें खुद ये इजलास आगे बढ़कर बुलाना चाहिए। तीसरा सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान का मंसूबा है, इससे पाकिस्तान पूरे सूबों को, सब सूबों को फ़ायदा होगा। मियाँ साहब सियासतदान हैं, तो सियासी मामले को इतना बिगड़ने क्यों दे रहे हैं, यहाँ तक बिगड़ने क्यों दिया, और आगे अगर बिगड़ता है तो उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। सियासी तौर पर इसमें निपटने की बड़ी जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ साहब पर भी आयद होती है, या दूसरी जमातों पर आयद होती है कि एक बड़े सरमायाकारी के मंसूबे को कालाबाग डैम की तरह कंट्रोवर्शियल ना होने दे। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। भारत को पाकिस्तान की तरफ से जवाब दे दिया गया है, अंदर की क्या कहानी है, क्या जवाब दिया गया है, भारत क्या करेगा, क्या पाकिस्तान में कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनने जा रही है, सब पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में भारतीय एयरबेस पठानकोट पर हमले की तहकीकात से मुताल्लिक अहम अपडेट शामिल करेंगे। भारत ने 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस हमले की तहकीकात में मदद के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला किया है। हलाक हमलावरों की शनाख्त के लिए भारत इंटरपोल को ब्लैक कॉर्नर नोटिस इशू करेगा, और इसके अलावा भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के दरमियान भी 20 मिनट की अहम मुलाकात हुई। भारतीय जराये के मुताबिक इस मुलाकात में 15 जनवरी को भारत वजीर खारजा सेक्रेटरी लेवल मुलाकात के हवाले से बातचीत हुई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से जो भारत ने लीड्स दी थी उसका जवाब दे दिया गया है। इसके अलावा भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान में एक GIT बनाई गई है, वो क्या मामला है, इस सब पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे आजाद सईद हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया। क्या जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है भारत को? शाहजेब, भारत को जो जवाब दिया गया है, एक तो उन टेलीफोन नंबर्स के हवाले से बात की गई है, और हमारे ज़राए का कहना है कि कुछ टेलीफोन नंबर दिए गए थे जिनमें कुछ ऐसे नंबर भी मोबाइल के थे जो गैर रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के पास, उनके बारे में आगाह किया गया है। कुछ लोगों के बारे में बात की गई थी, उनके बारे में तफसीलात भी दी गई हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत से मजीद एविडेंस भी मांगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ज़राए का हमें बताना है कि जो शवाहिद या जो एविडेंस भारत की तरफ से दिए गए थे वो वेग थे, वो ज्यादा क्लियर नहीं थे। तो मजीद तफसीलात भी भारत से मांगी गई हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि भारत मजीद क्या जवाब देता है जो पाकिस्तान ने इब्तदाई तहकीकात की हैं उसका। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से अब इंतजार हो रहा है, और वो जो नंबर थे वो रजिस्टर्ड नहीं थे। एक और भारतीय मीडिया क्लेम करता रहा कि IB के तहत वजीर आजम ने कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। तहकीकात का क्या मामला है, पाकिस्तान में तहकीकात के हवाले से क्या पेशरफ्त है, कोई रेड्स वगैरह हुए हैं? इस हवाले से भी रिपोर्ट्स आई कि रेड भी किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, पहली कार्रवाई शुरू हो गई। जी, पाकिस्तान की तरफ से जो ग्राउंड के ऊपर तहकीकात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे तहकीकात कर रहे हैं सारे मामले की। अभी तक एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी इतलात के मुताबिक नहीं बनी है। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्मली अनाउंस की जाएगी, जिसमें जो पाकिस्तान के जो दोनों खुफिया इदारे हैं, जो टॉप के सिविलियन इंटेलिजेंस इदारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तो ये दोनों इदारे उसका हिस्सा होंगे, लेकिन फॉर्मली अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आजाद सैयद, इस हवाले से हमें अपडेट दे रहे थे। आज कितना ही आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।